अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान नेवी की जो इनकमिंग मशक़ें हैं अमन 2020 के नाम से उसके हवाले से बताएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में जबकि तकाज़े बदल गए हैं, हरबी सलाहियतें तब्दील हो रही हैं, आलात हर्ब भी बदल रहे हैं, तो सिर्फ एक फ़ौज की जो जंगी मशक़ें होती हैं या एक्सरसाइज होती हैं वो फ़ायदेमंद ज़रूर होती हैं, लेकिन वो सिर्फ उसी के लिए होती हैं। जो मशक़ें हम मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ मिलकर करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के बायस और एक दूसरे के साथ उसकी जंगी महारत को जांचने के बाद वो एक नई किस्म की स्किल्स डेवलप करती हैं, जो जदीद हालात को, जदीद थ्रेट स्पेक्ट्रम को ग्रैब करने में, उससे निमटने में आसानी भी फराहम करती है। लेकिन जो पाक बहरिया की ये जो मशक़ें हैं, ये नाज़रीन भारत के बहुत सारे अज़ाइम के लिए एक ताज़ियाना होंगे, और भारत की पाकिस्तान को जो तनहा करने की कोशिश है उनके लिए उन पर पानी भी फेर देंगी। और ये मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि ये सब कैसे होगा। दुनिया चूँकि बदल चुकी है, और इस तब्दीली के साथ साथ जंग के अंदाज, स्ट्रेटजिक मफादात, दिफा और जारहियत के अंदाज, और दुनिया पर कैसे हुक्मरानी करनी है, कैसे अपने कब्ज़े को मुस्तहकम करना है, और क्या ज़राए इस्तेमाल होंगे, वो भी बदल चुके हैं। और ताकत के उसूल भी तब्दील हो गए हैं बज़ाहिर। और ये इस तरह की तब्दीली है कि जिसमें बज़ाहिर 10 लाख की आबादी का एक छोटा सा मुल्क भी और गैर अहम सा मुल्क भी अपनी स्ट्रेटजिक लोकेशन के बायस या किसी और वजह के बायस बहुत ही अहमियत का हामिल बन जाता है। और यही वजह है कि इस तेज़ी से बदलती दुनिया में जहाँ ज़मीनी अफवाज की अहमियत दो चंद हुई है, वहीं थ्रेट स्पेक्ट्रम में फ़ज़ाई और बहरी अफवाज की अहमियत भी स्ट्रेटजिक और दिफाई नुक्ता नज़र से दो चंद हो चुकी है। नाज़रीन, अगर हम वेस्टर्न इंडियन रीजन का जो समंदर है, अगर हम इसका जायज़ा लें, जिसमें पाकिस्तान इसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान बहरा अरब के साथ है, और बहरा अरब वेस्टर्न इंडियन रीजन का, वेस्टर्न इंडियन सी रीजन का हिस्सा है, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान से मिस्र तक बहरा अरब, बहरा अहमर यानी रेड सी, पर्शियन सी और खलीज अरब ये पूरा इसी वेस्टर्न रीजन में आता है। और ये एक ऐसा रीजन है जो दिफाई और स्ट्रेटजिक, तिजारती और माशी अहमियत और मादनियात की वजह से आलमी खींचातानी का मरकज़ बन गया है। और ये जो खित्ता है, ये जियो इकनॉमिक लिहाज से तेल और मादनियात से मालामाल है, और दुनिया की तेल की 70 से 80% तिजारत और ख़रीद व फ़रोख्त इसी रीजन के ज़रिए होती है। इसी खित्ते में बहरा अहमर स्विस कैनाल में गिरता है, और मसला फ़लस्तीन और अरबों की बदलती सोच के बायस इस वक्त ये खित्ता ज़्यादा आलमी तवज्जो का बायस भी है। स्ट्रेटजिक अहमियत का ही शाखसाना है कि बरतानिया ने, कतर और अमेरिका ने बहरीन में बहरी अड्डे बना रखे हैं। जबूती की आबादी सिर्फ 10 लाख है, मगर इस छोटे से मुल्क की स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है। यह अफ्रीका का गेटवे है, और वहाँ पर चीन विराजमान है। उसने अपना एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहरी मरकज़ भी वहाँ कायम कर लिया है। मकसद अफ्रीकन रीजन के साथ तिजारत और रोड एंड बेल्ट मनसूबे को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेटजिक मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी है। पाकिस्तान भी चंद माह से अफ्रीकन पॉलिसी पर अमल पैरा है, जिसका नाम फोकस अफ्रीका पॉलिसी रखा गया, और यूँ चीन के साथ मिलकर रीजन में एक स्टेक होल्डर के तौर पर पाकिस्तान भी मौजूद है। रूस सोमालिया में बहरी मरकज़ कायम कर रहा है। तुर्की भी इस रीजन का एक अहम प्लेयर है, जिसकी मसनूआत पर गल्फ़ और यूरोपीय यूनियन रीजन्स में पाबंदियाँ लग रही हैं। रूस और तुर्की इत्तेहादी बन रहे हैं। फिर शाम का मस्सा भी अहम है, जिसमें सुपर पावर्स ने अपने सींग फंसा रखे हैं। भारत भी इस रीजन में अपने पांव जमाकर एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। उसने रीयूनियन आइलैंड्स और मोज़म्बिक में अड्डे बना लिए हैं। मालदीव में वो अपना एक बड़ा नेवल बेस तामीर भी कर रहा है। बहरी कज़ाकी भी इस रीजन में एक बड़ा मसला है। शुमाली कज़ाकों की कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। चंद साल पहले का आपको भी याद होगा, जब पाकिस्तानी और भारतीय शिप्स के स्टाफ को कज़ाकों ने यरगमाल बना लिया था, और आसिफ जरदारी के कहने पर मलिक रियाद उन्हें छुड़ाने में कामयाब हुए थे। इससे पहले और बाद में भी इस किस्म के बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए हैं। ड्रग और इंसानी स्मगलिंग इसी वेस्टर्न इंडियन समंदरी रीजन का बड़ा मसला है, और पाक नेवी 2 टास्क फोर्सेस 150 और 151 के ज़रिए दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ मिलकर तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। और हाल ही में इसने इनमें से एक टास्क फोर्स की सरबराही भी संभाली है, और दूसरी टास्क फोर्स के ज़रिए इंसानी और ड्रग स्मगलिंग की बेखुदी की कोशिशें भी की जाती हैं। फिर अफ्रीका ने अपनी तरक्की के लिए विजन 2064 का ऐलान कर रखा है। चीन बेल्ट एंड रोड मंसूबे और इस विजन में अरबों डॉलर के मंसूबों के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदार के तौर पर मौजूद है।
اب آتے ہیں پاکستان کا ان تمام معاملات سے تعلق اور بھارت کی ریشہ دوانیوں کی جانب۔ یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت پاکستان کی سفارتی تنہائی کے ساتھ ساتھ بحری ناکہ بندی کے لیے بھی کوشاں ہے۔ اسے امریکہ کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ وہ اس سمندری ریجن میں چین کے خلاف امریکہ کا اسٹریٹجی کی تحادی بھی ہے۔ آپ کو بھی یہ یاد تو ہوگا جب چند ماہ قبل بھارت نے انڈسٹریل استعمال کا سامان پاکستان لانے والے ایک چینی شپ کو ساؤتھ چائنا سمندر سے اپنی حدود میں داخل ہوتے ہوئے روک لیا تھا اور نیوکلیئر سپلائیز کا الزام عائد کر کے پاکستان اور چین کے خلاف محاذ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ چین کے ساتھ بھارت کا تنازع اور پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی بہت واضح ہے۔ پاکستان کے ساتھ تو وہ اس حد تک جا چکا کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کی گاڑی پر حملے سے بھی نہیں چوکتا۔ ایسے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کے ہاتھوں ہزیمت اور امریکی ادارے کی جانب سے بھارت کے بینکوں کے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی سپورٹ میں ملوث ہونے کی رپورٹس اس کو جھنجھلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان نے بھی ایک ڈوزیر عالمی سطح پر پیش کیا ہے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھی دیا اور دیگر عالمی طاقتوں کو بھی دیا جا چکا ہے۔ اسی ڈوزیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ پھر ڈس انفو لیب کے انڈیا کرونیکل سے متعلق انکشافات بھی موجود ہیں۔ اس تمام صورتحال پر نظر رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی پاکستان دشمنی اور ریشہ دوانیوں کے ثبوت بہت ہیں اور انہی ثبوتوں سے وہ اور زیادہ پریشان بھی ہے۔ وہ پاکستان کو کہیں داعش اور کہیں افغانستان میں اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو کبھی وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے صرف روایتی سفارتکاری کافی نہیں ہے، اسے بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق اکنامک اینڈ ٹریڈ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ڈیفنس ڈپلومیسی کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ امن 2021 وہ مشقیں ہیں جن میں روس نیٹو شپس کے ساتھ شریک ہوگا۔ ماضی میں امریکہ بھی ان مشقوں کا حصہ بن چکا ہے۔ تقریباً 50 اہم ممالک نے شرکت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس طرح عالمی بحری قوتوں کے ساتھ اور زمینی اور فضائی افواج کے ساتھ دفاعی مشقوں میں اشتراک بھارت کے ان خوابوں کو چکنا چور کرنے کا باعث بنے گا اور ان کوششوں کے لیے تازیانہ ثابت ہوگا جو وہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ناکام بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ ایک اور پہلو انفارمیشن ڈومین سے متعلق ہے۔ یہ مشقیں عالمی میڈیا میں تبصروں اور تجزیوں کا مرکز ہوں گی، جس سے خاص طور پر دہشت گردی اور ان دیگر الزامات کو ناکام بنانے میں مدد ملے گی جو بھارت پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے پھیلاتا ہے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ ان مشقوں میں کیا اور کیسے ہوگا یہ آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ خدا حافظ۔